आराम के फिराक में था एक कीड़ा, पेड़ की पत्ती पर बैठा कोकून बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था बेचारा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि एक रोज उसके कोकून का धागा बनाकर उस धागे से बने रुमाल को हिलाते हुए नायिका गाना गाएगी, रेशम का रुमाल गले में डालकर तू आ जाना दिलदार मेरे। रेशम यानी सिल्क से आपको हो सकता है रुमाल याद आए या शॉल या साड़ी, लेकिन एक चीज और है जिसका नाम सिल्क से ही याद आता है, सिल्क रूट या सिल्क रोड। 2000 साल पहले तैयार किया हुआ एक रास्ता जो एशिया को यूरोप से जोड़ता था। आज बड़ी बात नहीं लगती हमें, लेकिन तब बहुत बड़ी बात थी। ये रूट कैसे तैयार हुआ, इस रूट ने दुनिया को बदला कैसे और ये खत्म क्यों हो गया, ये कुछ जरूरी सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें हम आज सुनाएंगे कहानी सिल्क रूट की। मैप पर आप नजर डालेंगे तो आपको चीन से लेकर यूरोप तक का जो एक रास्ता दिखाई देता है, चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत, आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ ये रोम तक चला जाता था। इसी को सिल्क रूट का नाम दिया गया। सिल्क रूट नाम से ही पता चलता है कि इस रास्ते से रेशम का व्यापार हुआ करता था। हालांकि रेशम इकलौती चीज नहीं थी, मसाले से लेकर सोने और घोड़ों तक तमाम चीजें इसी रास्ते से आती और जाती थीं। सवाल उठता है कि फिर इस रास्ते का नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस रेशम की शुरुआत से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। ईसा से 3000 साल पहले की बात है। चीन की रानी हुआ करती थी एक, इनका नाम था लीजू। एक रोज लीजू एक पेड़ के नीचे बैठी अपनी चाय पी रही थी, तभी कोई चीज ऊपर से उनके प्याले में गिर गई। रानी ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन रानी ने पाया कि इस कवायद में एक पतला सा धागा उनकी उंगली में लिपटता चला गया। धागा चमक रहा था। रानी ने उस धागे से कपड़ा बनवाया। धागे से कितना बड़ा कपड़ा बना होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कन्फ्यूशियस के अनुसार यहीं से रेशम की शुरुआत हुई। रानी के कप में जो चीज गिरी थी वो था रेशम का कीड़ा। इसी घटना के चलते रानी लीजू को चीन में रेशम की देवी के नाम से जाना गया। ये कहानी मोस्ट प्रोबेबली एक मिथक ही है, वैसे कहानी है, लेकिन रेशम की खोज चीन में हुई थी, ये बात पक्की है। चीन के जिहायू और हेनान प्रांत में हुई खुदाई में रेशम के सबसे पुराने अवशेष मिलते हैं। ये अवशेष ईसा से 3630 साल पहले के हैं, यानी आज से 5000 साल पहले की बात है। पता चलता है कि तब के लोग शायद छोटे बच्चों की मौत होने पर उन्हें रेशम में लपेटकर दफनाते थे। तब रेशम पहनने का अधिकार सिर्फ राज परिवार को या बड़े अमीर लोगों को हुआ करता था। रेशम चूंकि चमकती चीज थी, इसलिए शुरुआत से ही बहुत कीमती रही। रेशम कीमती था और हल्का भी था, इसलिए धीरे धीरे इसका इस्तेमाल ट्रेड के लिए हुआ। चीन के बाहर रेशम के पहले अवशेष मिस्र में मिलते हैं। ईसा से लगभग 1000 साल पहले के, आज से 3000 समथिंग हो गया। हालांकि मिस्र में रेशम का उत्पादन नहीं होता था। रेशम बनाने के तरीके को सेरिकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर की तकनीक चीन में लगभग 2000 साल तक गुप्त रखी गई। किसी को नहीं बताया उन्होंने कैसे करते हैं, क्योंकि ये काफी महंगा बिकता था। इतना कि जब रेशम पहली बार रोम पहुंचा तो वहां एक नई दिक्कत खड़ी हुई। रेशम खरीदने के लिए लोगों में होड़ लग गई। अंत में रोमन सम्राट टिबेरियस को रेशम पहनने पर बैन लगाना पड़ा, क्योंकि इसके चक्कर में रोम के खजाने का सारा सोना बाहर चला जा रहा था। कुछ इसी तरह का ब्रिटिश लोगों ने भी चीन के साथ किया था, जो बाद में ओपियम वॉर्स में डेवलप होती है चीज। एनीवेज, सोने की खदान चीन से शुरू हुई थी, जो 200 BC में कोरिया के हाथ लगी। कोरिया ने रेशम बनाने की तकनीक सीख ली। सोने की खदान जो कह रहे हैं वो रेशम की बात है। जल्दी ये तकनीक हिंदुस्तान भी पहुंची, जहां 140 BC में रेशम का उत्पादन शुरू हो गया, यानी ईसा से 140 साल पहले। इसके बाद ये कारवां जापान पहुंचा, फिर 550 ईस्वी तक बाइजेंटीन एम्पायर और अरब देशों में भी रेशम निकाला जाने लगा। धीरे धीरे लोग सीखने लगे। इस रेशम के फिराक में यूरोप भी था, लिहाजा चीन से हिंदुस्तान और वहां से आगे फारस और अरब से होता हुआ यूरोप तक एक रूट तैयार हुआ, जिसे सिल्क रूट कहा गया। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार पहले भी होता था, लेकिन सिल्क रूट की शुरुआत असल में ईसा से 200 साल पहले हुई। चीन में तब हान साम्राज्य हुआ करता था, जिसके सम्राट थे वुडी। वुडी पहले चीनी सम्राट थे जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए मध्य एशिया तक पहुंच बनाई, और उस तरह चीन और मध्य एशिया के बीच एक प्रॉपर ट्रेड शुरू होता है। चीन का एक प्रांत है जियान, यहाँ सिल्क रूट का पहला पड़ाव हुआ करता था, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए व्यापारी समरकंद तक पहुंचते थे। समरकंद
आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। मुगल बादशाह बाबर यहीं से हिंदुस्तान आया था। समरकंद से आगे जब आप सिल्क रूट पर बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे बुखारा। सिल्क रूट के चलते ये शहर काफ़ी ताकतवर हुए और दुनिया में व्यापार के मुख्य केंद्र बन गए। उस जमाने के न्यूयॉर्क और लंदन समझ सकते हैं आप। भारत में तक्षशिला और पेशावर इस रूट का हिस्सा थे। हिंदुस्तान में जो लोग आए जैसे सिकंदर और हिंसान, इन सब की कहानी में हमें तक्षशिला और पेशावर का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये महत्वपूर्ण इलाके हुआ करते थे। भारत अफगानिस्तान होते हुए इसी रूट पर आगे बढ़ेंगे तो हम पर्शिया पहुंच जाएंगे, आज का ईरान। ईरान का तेहरान शहर सिल्क रूट का ही हिस्सा था और इसके आगे मेसोपोटामिया, बेबीलोन, कॉन्स्टेंटिनोपल, अब इस्तांबुल आप कहते हैं, और वेनिस तक ये रास्ता जाता था। इस तरह चीन से शुरू होकर सिल्क रूट दो बड़े महाद्वीपों को आपस में जोड़ता था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तब के हिसाब से ये कितना वाइटल लिंक था। इसकी कुल लंबाई लगभग 6500 किलोमीटर थी। इंसानी इतिहास में इससे लंबा रास्ता इससे पहले नहीं बना था। इतनी लंबी यात्राओं की आदत थी नहीं इंसान को। इस रास्ते को सिल्क रूट का नाम दिया जाता है, लेकिन जैसा हम पहले बता चुके हैं, सिल्क अकेली चीज़ नहीं थी जो इस रास्ते ट्रेड होती थी। चीन इस रास्ते चाय भी देता था, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन भी बेचे जाते थे। हिंदुस्तान से हाथी के दांत, मसाले, रत्न बेचे जाते थे। वहीं यूरोप इस रास्ते का इस्तेमाल शराब और कालीन बेचने के लिए करता था। आगे चलकर सिल्क रूट तकनीक के आदान प्रदान में भी काम आया और इसने यूरोप और एशिया के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई। मसलन गन पाउडर, जिसकी बदौलत यूरोप बाद में एक बहुत बड़ी साम्राज्यवादी ताकत बना, वो इसी रूट से यूरोप पहुंचा। गन पाउडर का इजाद 9वीं शताब्दी में अगेन चीन में ही हुआ था, वो भी इत्तेफाक से हुआ था। यहाँ से 13वीं शताब्दी में यह यूरोप पहुंच गया। इससे पहले कागज़ का पता भी यूरोप को सिल्क रूट से ही चला। अब कागज़ से पहले लकड़ी की पतली झिल्लियों का इस्तेमाल लिखने के लिए होता था। 13वीं शताब्दी के आसपास समरकंद में पहली कागज़ की फैक्ट्री लगी और कागज़ ने जल्दी लिखने की बाकी सारी चीज़ों का स्थान लिया और पूरे यूरोप और एशिया में फैलता गया। ऐसा नहीं है कि सिल्क रूट से काम ही की चीज़ें आई हों। मसलन ज्योग्राफीज ऑफ अ प्लेग में मार्क वेलफोर्ड लिखते हैं, सिल्क रूट के जरिए ही प्लेग दोनों महाद्वीपों में फैला और 3 साल में 2.5 करोड़ लोगों की जान ले ली इसने। सिल्क रूट ने विचारों के आदान प्रदान में भी बड़ी भूमिका निभाई है। आधुनिक समय में जो स्थान हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज को हासिल है, ऐसी ही हैसियत एक वक्त दमिश्क, समरकंद, काबुल और तक्षशिला जैसे शहरों को हासिल थी, जो शिक्षा और स्कॉलरशिप का अड्डा हुआ करते थे, क्योंकि दुनिया भर से जो 7 घाट का पानी पी के आया हुआ आदमी है वो यहीं मिलता था आपको, वहीं से नॉलेज ऐसा फ्लो करता था। सिल्क रूट के चलते ही भाषा और धर्मों का आदान प्रदान भी हुआ। मसलन बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से बाहर गया और इस्लाम, ईसाईयत और ज़ोरोस्ट्रियन धर्म हिंदुस्तान आए। यहाँ एक और सवाल ये भी उठता है कि अगर सिल्क रूट इतना महत्वपूर्ण था तो ख़त्म कैसे हुआ? पंद्रह शताब्दियों तक सिल्क रूट दुनिया में व्यापार का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट था। 13वीं शताब्दी में इस रूट का महत्व शिखर पर पहुंचा जब चीन और मध्य एशिया में मंगोलों का राज था। मंगोल अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन ट्रेड का महत्व भी समझते थे। लेकिन फिर मंगोलों के पतन के साथ सिल्क रूट का महत्व कम होता चला गया। इसके कई कारण थे। एक कारण जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिसकी पैरवी कई इतिहासकार करते हैं, वो ये है कि सिल्क रूट असल में कभी एक सिंगल रूट नहीं था, एक इकलौता रास्ता नहीं था। सिल्क रूट ये नाम 1877 में एक जर्मन भूगोलविद फर्डिनांड वुर रायकोफन का दिया हुआ था। 20वीं शताब्दी में यह नाम और पॉपुलर हुआ, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि यह नाम सिर्फ इसलिए चलाया गया क्योंकि इसकी मार्केटिंग आसान थी। सूजन व्हीटफील्ड इंग्लैंड की ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी में सिल्क रूट स्टडीज़ की प्रोफेसर हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में वो लिखती हैं कि सिल्क रूट एक रास्ता नहीं था, ये छोटे छोटे रास्तों का एक जाल था, एक नेटवर्क था। कई इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि सिल्क रूट का संबंध चीन से नहीं बल्कि मध्य एशिया में रहने वाली घुमंतू कबीलों से था, जनजातियों से था। ये वो रास्ते थे जो यूरोप और एशिया के अलग अलग इलाकों को सेंट्रल एशिया से जोड़ते थे। लमसम कहें तो ऐसा नहीं था कि एक व्यापारी चीन से शुरू हुआ चलना और यूरोप पहुंच गया और उसी रास्ते को आप सिल्क रूट कहते हैं। एक इलाके से दूसरा होते हुए सामान आगे बढ़ता था और इसके लिए ज़रूरी था कि इलाके में शांति रहे। 13वीं शताब्दी तक मंगोलों ने मध्य एशिया के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। उनके शासन में व्यापार में आसानी रही क्योंकि सिंगल कंट्रोल था। 14वीं शताब्दी में मंगोल कमजोर हुए और यह इलाका छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा।
सिल्क रूट पर किसी एक का एकाधिकार नहीं बचा, लिहाजा राज्यों में ट्रेड पर अधिकार को लेकर आपस में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई मतलब अशांति, और बिजनेस का एक नियम है जो कहता है कि अशांति में बिजनेस नहीं चल सकता। यही सिल्क रूट के साथ भी हुआ। लड़ाइयों और रास्ते में होने वाली लूटपाट के चलते इस रास्ते से होने वाला व्यापार धीरे धीरे कम हुआ, फिर सीमित ही हो गया। इसी समय एक और चीज हो गई, यूरोप में कपास का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। कपास जो उगाने में आसान था, आप खेत के खेत में कपास बो सकते हो, और जिससे बने कपड़े सस्ते होते थे, ड्यूरेबल भी होते थे। इसके अलावा गुलामों के व्यापार ने कपास की खेती को खूब बढ़ावा दिया। इसके बनिस्बत सिल्क महंगा था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, इसलिए सिल्क का कारोबार सिमटने लगा। रही सही कसर एक घटना ने और पूरी कर दी। हुआ यूं कि 15वीं शताब्दी में फ्रांस में सिल्क के कीड़ों से होने वाली एक बीमारी फैल गई, जिसके चलते पूरे यूरोप में सिल्क बनना लगभग बंद हो गया। सिल्क और सिल्क रूट के चलते जहां इस दौर में दिक्कतें बढ़ रही थी, एक नया रास्ता भी दुनिया में तैयार हो रहा था। वास्को डी गामा के भारत आने से यूरोप और भारत के बीच एक समुद्री रास्ता तैयार हुआ। भारत सिल्क रोड का एक अहम हिस्सा था भी, क्योंकि अधिकतर चीज़ें भारत से ही आयात या निर्यात होती थी। बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन था एक वक्त। बाकायदा रेशम भी चीन से पहले भारत आता था और फिर यहाँ से रोम और बाकी यूरोप जाता था। इसलिए जब भारत आने का समुद्री रास्ता तैयार हो गया, सिल्क रूट की अहमियत लगभग खत्म हो गई। इसके बाद कोलंबस अमेरिका खोज आए, दुनिया को ट्रेड के लिए एक नई दुनिया मिल गई। आने वाले समय में सिल्क रूट के रास्ते का यदा कदा इस्तेमाल होता रहा, लेकिन इसकी वो साख नहीं रह गई जो एक वक्त थी। तारीख का ये शानदार एपिसोड आपके लिए कमल ने लिखा और इससे आलोक ने आपके लिए कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।